जब कोई इंडियन स्टूडेंट इंडिया से यूएस आता है वो जनरली F1 वीजा पे आता है, और ये वीजा जब खत्म होने आता है तब उन्हें पता नहीं होता कि यार इसको अभी आगे प्रोसीड कैसे करा जाए, मेरे को जॉब कैसे करना है यूएस में। और कई लोग इसमें फंस जाते हैं और वापस से उनको इंडिया आना पड़ता है। हाउ यूजफुल दिस कंसल्टेंसीज आर, इज इट पॉसिबल दैट without the use of any consultancy somebody can move from India to US and pursue the same path that you pursue? और एक बात, ये फी का आपने पूछे इसलिए, वो कंसल्टेंसी का फी तो मतलब वो कवर नहीं करता है सब कुछ, Of वो तो course. सर्विस प्रोवाइड। पर टोफेल का फीस अलग, एसएटीज का फीस अलग। वो टोफेल और एसएटीज के लिए मैंने अलग से क्लासेस लिए, वो अलग का, अलग. उसका अलग फीस। ये कॉमन एप्लीकेशन में एप्लीकेशन डालने के लिए का फीस अलग। सो वो सब तो खर्चा आप पे आने ही वाला है। तो दिस इज Correct, जस्ट अ correct. सर्विस। वीजा एप्लीकेशन का फी अलग, वहाँ पे वीजा में जाने का फी, तो वो सब इज सेपरेट। You have friends who went through your journey and then they had to come back to India? ओपीटी एलिजिबल है तो आपको यूनिवर्सिटी ही 1 साल का ओपीटी असाइन करता है, जिसका मतलब आपका कोर्स खत्म हो गया, उसके बाद आपके पास 1 साल का टाइम पीरियड होता है यूएस में रह के प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जैसा नेम सजेस्ट करता है, लेने के लिए, तो काम करने के लिए। You said that if your course is OPT eligible, what does it mean? Are there courses which are not OPT eligible? Whatever the work that जो आप करते हो, it has to be directly related to your program of study. Okay, राइट, अगर जैसे कि मैं फार्मेसी कोर्स कर रहा हूँ तो मेरा जो काम होना चाहिए वो फार्मेसी रिलेटेड होना चाहिए। okay. आप जो एग्जांपल ले रहे हो लाइब्रेरी में काम करने का, वो इफ इट इज ऑन कैंपस, देन एनी इंटरनेशनल स्टूडेंट इज अलाउड टू वर्क 20 hours पर वीक ऑन कैंपस। सो वो लाइब्रेरी में काम करना है, या फिर टेक सेंटर में काम करना है, आप इंटरनेशनल ऑफिस में काम करते हो, आप यूनिवर्सिटी को एम्बेसडर हो, हेल्प करते हो, और वो सब पेड काम जो आप कर सकते हो यूनिवर्सिटी में, एज लॉन्ग एज इट्स विद इन 20 hours अ वीक, यू कैन वर्क एंड गेट पेड फॉर इट। दैट डजंट यूज योर ओपीटी एट ऑल, राइट? Huh? सो यू कैन, आप अपना ओपीटी सबमिट कर सकते हो, ओपीटी के लिए सबमिट कर सकते हो यूएससीएस को 90 days बिफोर the end of your course, Okay. or 60 days after your end of the program। तो स्मार्ट होते हैं, तो हमारी यूनिवर्सिटी को पता चला, तो यहाँ पे इसकी हम स्टेम नॉन स्टेम की बात कर रहे हैं, कि एडमिशन रेट कम हो गया स्टूडेंट्स का, जैसे जैसे स्टूडेंट्स को पता चल रहा है कि भाई फार्म-डी स्टेम कोर्स नहीं है। Correct. तो उन्होंने नया जुगाड़ निकाला। बोलो क्या किया पता है? 6 साल का कोर्स है, 4 साल के बाद आपको बैचलर्स डिग्री दे दिया, बोल Oh, के यू हैव कंप्लीटेड बैचलर्स इन फार्मास्यूटिकल लाइफ साइंसेस। 2 साल और करो, फार्म-डी मिल गया, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी मिल गया। अब वो जो बैचलर्स मिला, वो 6 साल करते करते 4 साल में जो आपको बैचलर्स मिला, वो स्टेम बैचलर्स है। तो वो स्टेम आप अपने 6 साल के बाद यूज कर सकते हो। and the side benefit of doing the A1 CPT is also that you can you get to extend your F1 visa. You Yes, can live so long in US so long as your day one CPT is continuing. So it correct. allows you to extend your stay. At the same time, you're also acquiring skills which are necessary for enhancing your role in the job what you're doing. So it gives you a buffer period for getting your H1B picked up in the lottery while you are developing the skills which are relevant for the job, and you are legally staying in US. So it's a beautiful program. एग्जैक्टली, यस। तो आप पहले स्टेटस प्रोसेस ऐसा है कि आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो, यू गेट एक्सेप्टेड टू एन अक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी जो लीगल है डे वन सीपीटी के लिए, बिकॉज यहाँ पे बहुत ऐसी यूनिवर्सिटी भी है जो नहीं है। तो वो रिसर्च करके आप ऐसी यूनिवर्सिटी पिक करो। वो पिक करने के बाद आपको उनसे आपका I-20 मिलेगा। वो I-20 लेके आप यूएससीएस के पास जाओ, फॉर्म फिल करो चेंज ऑफ स्टेटस का, मेरे केस में कि अभी मैं H1B पे हूँ, मुझे F1 पे जाना है, तो उसका फॉर्म होता है, वो फिल करो, अप्लाई करो उसके लिए। और वंस वो अप्रूव हो जाता है, फिर आप वो वापस लेके यूनिवर्सिटी को दे सकते हो कि भाई अभी मेरा हो गया अप्रूव, और फिर वो आपको अलाउ करेंगे कि भाई आप यहाँ पे F1 स्टेटस पे पढ़ाई करना चालू कर सकते हो। Hello everyone, welcome to yet another episode of the House of Royce.
So today's episode will be in a mix of two languages, Hindi and English. I hope it's okay with the audience. Anyways, the majority of the audience for our podcast generally comes from the student diaspora from India who are intending to move to US. So today's podcast is going to be useful for that crowd because today we are going to discuss a very important problem that lot of students face when they come to US on a visa like F1. So let me shift my language. जब कोई इंडियन स्टूडेंट इंडिया से यूएस आता है वो जनरली F1 वीजा पे आता है और ये वीजा जब खत्म होने आता है तब उन्हें पता नहीं होता कि यार इसको अभी आगे प्रोसीड कैसे करा जाए, मेरे को जॉब कैसे करना है यूएस में। और कई लोग इसमें फंस जाते हैं और वापस से उनको इंडिया आना पड़ता है, जबकि उनका एस्पिरेशन होता है कि हम यहाँ पे आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, पढ़ाई तो छोड़ो जॉब करना चाहते हैं, यहाँ पे यूएस में सेटल होना चाहते हैं। ये सब उनकी जो ख्वाहिशें होती है ये पूरी तरह से दब जाती है जब उनको ये समझ में नहीं आता कि करना क्या है। F1 वीजा भी क्या अभी एक्सपायर कर गया है, जॉब हाथ में है नहीं, तो आगे प्रोसीड कैसे करें। सो ये टिपिकल प्रॉब्लम आज हम डिस्कस करेंगे हमारे गेस्ट के साथ, रोहन जवेरी। रोहन जवेरी इज इन यूएस। ही हेल्स फ्रॉम गुजरात, इंडिया। He currently works in a large pharmaceutical organization as a fellow, and he has got a job in the same organization. And he has gone through the problem, what I discussed or I described in Hindi as an introduction. So welcome to the House of Royce. And Rohan, welcome to the show. Thank you so much, Subir. It's always a pleasure to join these conversations with you and give some pearls of wisdom to our audience from our experience. So, yeah, thank you for having me on this show. And go ahead. I see you're asking a question. No. So as I started that I will be having this discussion in a mix of two languages, Hindi and English. All right. And I'm very bad with both the languages, by the way. But anyways, let me try to do something with Hindi as we start our conversation. So, अपना थोड़ा सा स्टोरी बताओ यार, आप ये इंडिया से यूएस आए कैसे? हाँ जी, सो पहले तो वेल स्टोरी चालू कहाँ से करें। तो मैंने हाई स्कूल ख़त्म किया इंडिया में 2016 में। फिर 2016 के बाद ये डिसीजन मुझे लेना था कि अभी आके करना क्या है। तो वही डिसीजन लेने की प्रोसेस में वन ऑफ द ऑप्शंस केम कि वेल यूएस जाके फार्मेसी करते हैं, बिकॉज यूएस में फार्मेसी का बहुत डिमांड है। मेरे को करना था वैसे मेडिसिन में जाना था, मेडिसिन में एडमिशन मिल रहा था मेरे स्टेट के बाहर, गुजरात से बाहर। तो मेरे पापा के एक वेरी क्लोज रिलेटिव ने बोला कि भाई हमारा बच्चा है यूएस में, वो वहाँ पे मेडिसिन कर रहा है, अभी आप अपने बच्चे को स्टेट से बाहर ही भेज रहे हो, ऐसा तो नहीं है कि वो घर पे रोज़ रहेगा, राइट? सो व्हाई नॉट ट्राई टू सेंड हिम टू द यूएस, या यू नो उसका बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगा। somehow with no idea and intent, right? And मेरा जब तक 12th था तब तक there was ऐसा कभी conversation घर पे नहीं हुआ है कि मेरे को US जाना है। And then somehow you know it said that वो destiny होता है, you take a pathway and things happen. And then this pathway came forth. मैंने मेरे पापा ने explore किया कि कैसे करना है। मैंने TOEFL के लिए prep किया, went to consultancy, SATs दिया। All started in around March में ख़त्म हुआ 12th का, मई जून जुलाई में ये सब प्रोसेस करना चालू किया। अगस्त में TOEFL दिया, नवंबर में SATs दिया। अब तब तक मैंने फॉल सेमेस्टर का डेडलाइन तो मिस हो गया था, इसलिए फिर मैं यहाँ पे आया स्प्रिंग में। तो मैंने स्प्रिंग के लिए एडमिशन दिया, SATs और TOEFL का स्कोर अच्छा आया। आई थिंक एंड ऑफ नवंबर में मेरा वीज़ा इंटरव्यू हुआ, वो भी हो गया पास। And then within 5 months मतलब सब ऐसे चेंज हो गया कि you know now it's like okay now I'm going in January to US. So then मैं US में आया January 5th 2017 को बॉस्टन में मैस कॉलेज ऑफ फार्मेसी हेल्थ साइंस में टू परस्यू फार्मेसी कोर्स। तो वैसे जर्नी चालू हुआ एंड देन वो 2022 में मैं ग्रेजुएट हुआ वहाँ से। एंड आई वाज, जो आपने सिचुएशन डिस्क्राइब किया कि F1 स्टूडेंट का क्या जर्नी होता है वंस यू फिनिश स्कूल,
वो मैं उसका 2022 में वो पूरा जर्नी से क्या ओके कि अभी मेरा ख़त्म हो रहा है स्कूल, तो बिगेस्ट क्वेश्चन इज अभी अगला स्टेप क्या है। करेक्ट, 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 या नाइस। यार थोड़ा सा अपन ना ये प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, लेकिन मेरे को आपका जर्नी के स्टार्ट में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मिला, जो आपने मेरे को बोला कि आप कंसल्टेंसी के थ्रू गए थे। हाँ मुझे याद है यार, मैं तुम्हारे से काफी एज में बड़ा हूँ, लेकिन मेरे टाइम पे भी लोगों की ऐसी बहुत ख्वाहिशें होती थी कि यार 12th खत्म हो गया भी यूएस जाएंगे, राइट? या ग्रेजुएशन हो गया तो वापस से यूएस जाएंगे, व्हाटएवर इट इज, ठीक है। तो आधे से ज्यादा मेरे दोस्तों को तो पता ही नहीं था ये कंसल्टेंसी का क्या फंडा है, ठीक है। इंटरनेट वो टाइम पे था, काफी अच्छे से था, बट स्टिल इट वाज अ बिग प्रॉब्लम फॉर पीपल टू रियली गेट ऑल द इंफॉर्मेशन टुगेदर एंड देन फाइंड अ पैथ इन टर्म्स ऑफ हाउ यू प्रोसीड। टॉइफल क्या है, कौन सा एग्जाम देना है इंग्लिश के लिए, या वो क्या जीआरई एंड हाँ व्हाटएवर, राइट? तो ये इन्फॉर्मेशन निकालते 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 6-7 महीना उनका निकल गया, एंड देन दे रियलाइज किया छोड़ना है यार, इंडिया में रुक गया, ठीक है। However, lot of people who actually succeeded moving to US actually went through the consultancy route. But I यस। wanted to check from you that how useful these consultancies are. Is it possible that without the use of any consultancy, somebody can move from India to US and pursue the same path that you pursued? इज इट पॉसिबल? तो द आंसर इज हाँ, पॉसिबल है, बट इज इट कन्वीनियंट? तो वो है नहीं। यू हैव, आपको बहुत रिसर्च अपने आप से करना पड़ेगा जस्ट समझने के लिए कि कौन कौन से स्टेप्स ये प्रोसेस में इन्वॉल्व है, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट थिंग सच एज कि अभी ट्रांसक्रिप्ट भेजना है यूएस को, तो वो यूएस के हिसाब से आपको ट्रांसक्रिप्ट फॉर्मेट करना पड़ेगा। अपना हाई स्कूल का गुजरात का जो ट्रांसक्रिप्ट होता है उसका फॉर्मेट अलग होता है, राइट? हमको 100 में से मार्क्स मिलते हैं, यूएस का जीपीए वाइज सिस्टम है, 3.4 पॉइंट जीपीए, तो उसको कन्वर्ट कैसे करें, वो स्केल क्या है, वो सब कन्वर्ट करने के बाद ऐसा ट्रांसक्रिप्ट बनाए, फिर उसको अपने स्कूल से ऑथोराइज ले, स्टैंपिंग ले, फिर उसको कैसे भेजना है यूएस में। सो द स्मॉलेस्ट थिंग ऑफ दैट टू द बिगेस्ट थिंग ऑफ हाउ कैसे प्रिपेयर करे वीज़ा के लिए, कैसे सबमिट करे एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी के लिए, व्हाट इज़ कॉमन एप्लीकेशन। सो ये सब के लिए द कंसल्टेंसी प्रोवाइड्स एंड टू एंड सोल्यूशन। तो वो आपको बोलता है आप हमारे साथ आओ, हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ है, कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज़ है, आपको अप्लाई करना है, हम आपको हेल्प करेंगे अप्लाई करने के लिए, ऐसे लिखने के लिए, आपका ट्रांसक्रिप्ट प्रिपेयर करने के लिए। वो सब हो गया, फिर उनका टाइप होता है यूनिवर्सिटी के साथ, सो एडमिशन ईजिली मिल जाता है। फिर वीज़ा प्रोसेस के लिए भी वो आपको हेल्प करेंगे, वो लोग आपको सजेस्ट करते हैं कि टोफेल के लिए कहाँ जाना है, एसएटीज के लिए कहाँ जाना है, तो आप पूरा प्रोसेस के लिए इट्स लाइक यू हैव अ गाइड एंड अ मेंटर। Got it. Interesting. So basically information flow वहाँ पे एकदम streamlined है, आपको ज़्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है, it's all there at a single place. Great. यस। कितना खर्चा आता है वैसे if you go through consultancy? अभी वो तो Average. I don't have an exact because I went through this 7 years ago. Sure. I would say about तभी कितना लगा था तुमको? सच में बोलूं तो मेरे को नहीं पता है। पप्पा ने दिया था क्या? Of course पप्पा ने दिया रहेगा, तो फिर तो वो पूछना पड़ेगा उनसे। I would assume it would be in somewhere like tens of thousands rupees for sure. But I don't think so. I think it will be around 1 lakh, but anyways. Really? Yeah, 100%. But anyways, that's beyond the point. But all right. Yeah. So what you're saying is कि great. यार एक कंसल्टेंसी को जाओ, कंसल्टेंसी के बाद जाओ और बेसिकली करवा लो। यानी अगर गरीब घर से बच्चा आता है तो थोड़ा सा दिक्कत होगा उसको, बिकॉज वो कंसल्टेंसी का फीस पे करने में थोड़ा सा दिक्कत होने वाली है, राइट? ओके, फेयर, ऑलराइट। सो हो गया। और एक बात, ये फी का आपने पूछे इसलिए, वो कंसल्टेंसी का फी तो मतलब वो कवर नहीं करता है सब कुछ, वो तो सर्विस प्रोवाइड, पर टोफेल का फीस अलग, एसएटीज का फीस अलग, वो टोफेल और एसएटीज के लिए मैंने अलग से क्लासेस लिए, वो अलग का, उसका अलग फीस, ये कॉमन एप्लीकेशन में एप्लीकेशन डालने के लिए का फीस अलग। सो वो सब तो खर्चा आप पे आने ही वाला है
तो दिस इज करेक्ट जस्ट अ करेक्ट सर्विस, वीजा एप्लीकेशन का फी अलग, वहाँ पे वीजा में जाने का फी, तो वो सब इज सेपरेट। इंटरेस्टिंग। हाँ, यानी सोचो एक अगर मिडिल क्लास का बच्चा, ठीक है, अगर इसके ये प्रोसेस के थ्रू जाता है, सो फॉर एग्जांपल उसके मॉम डैड ने सोचा है यार करवाते हैं यार, लोन भी लेके कैसे भी करवा देंगे, बच्चा एक बार यूएस जाएगा, इट विल बी अ वर्थ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, करते ही है। वो बच्चा यूएस जाता है F1 लेके, वो वहां पे पूरा खत्म करता है और बाद में साला नौकरी नहीं मिला, वापस आ गया। वो एग्जैक्टली, एंड दैट वो अभी और ज्यादा से ज्यादा होने का संभावना भी बढ़ रहा है उसका। राइट राइट। सो you have friends who went through your journey and then they had to come back to India? सो लेट मी शेयर दिस एग्जैक्टली, मतलब मेरे थैंकफुली जितने भी फ्रेंड्स मेरे साथ थे उनको हाँ कुछ ना कुछ अभी हो गया है, बट आई नो फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स हु केम थ्रू अ डिफरेंट पाथवे देन आई केम। तो उन लोगों ने क्या किया, इंडिया में बैचलर्स किया, इंडिया में मास्टर्स किया फार्मास्यूटिकल साइंसेज में, एंड देन उन लोगों ने डिसाइड किया अब हमको यूएस जाके डॉक्टर ऑफ फार्मेसी करना है। नाउ अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज यूएस में दो ही ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इंडिया का बैचलर्स और मास्टर्स के कोर्स को डॉक्टर ऑफ फार्मेसी में गिनता है, और वो है एक यूनिवर्सिटी इन फ्लोरिडा और एक है मैस कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड हेल्थ साइंसेज, MCPHS। तो वो लोग आए मैस कॉलेज ऑफ फार्मेसी, राइट। अभी उन लोगों को करने के लिए क्या है, PhD करने के लिए आए, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी इन फार्मास्यूटिकल साइंसेस, और यूनिवर्सिटी ने कहा हम आपके कोर्स को ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो दे वेंट इनटू एन एक्सेलरेटेड पाथवे। So, accelerated pathway means कि instead of doing your coursework for doctorate program in 6 years, आपको 5 साल में वो डॉक्टरेट प्रोग्राम मिल जाता है। बट होता क्या है ये 5 साल के डॉक्टरेट में कि आप स्टेम एलिजिबल नहीं है ये, तो आपको मिलता है 21 साल का OPT आफ्टर ग्रेजुएशन, और वो OPT मिलने के बाद अगर आपको कुछ नहीं आया तो आपको वापस आना पड़ता है इफ़ यू डोंट फाइंड अ जॉब। राइट तो वो राइट। सब ऐसी सिचुएशन में अब आ गए हैं कि उन लोगों का ख़त्म हो गया कोर्स Pharm-D, और जो उनका जो था डॉक्टरेट, अभी उनको कुछ एम्प्लॉयर नहीं मिल रहा है, तो दे हैव अ ईयर टू फाइंड समथिंग, बट इफ दे डोंट फाइंड समथिंग देन उनको फिर वापस आना पड़ेगा, या तो फिर और और दूसरे else, पाथवेज। correct, those are the pathways we'll discuss in this यस, podcast. एग्जैक्टली। Nice. Wow, because when I was doing my MBA, we had a lot of students over there who actually had done their bachelors from US. And I used to wonder, भाई तू US में bachelors करके फिर यहाँ पे क्यों आया? I mean, why are you doing MBA in India? And then when I talked to them, I realized कि they didn't have a choice. मिला नहीं कुछ, खत्म हो गया, जॉब मिला नहीं, आपको वापस आना पड़ा क्योंकि F1 आपका खत्म हो गया, OPT खत्म हो गया, चलो भी भाई घर पे कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, what we will learn about those things, but anyways, all right, so you came to US, that was in which year? 2017। And the visa was F1, correct? यस। यार ये J1 वीजा में भी बहुत लोग आते हैं ना यहाँ पे? J1 वीजा में भी बहुत लोग आते हैं, वो मोस्टली वर्क एक्सचेंज वर्कर वीजा या स्पेशल एम्प्लॉय वर्कर वीजा ऐसा कुछ है। तो उसके लिए स्पेशली आई फील डॉक्टर्स जो MBBS इंडिया से किया है और वो जो यहाँ पे लोग आते हैं USMLE पास करके, वो लोग J1 वीजा पे आते हैं। ऐसा है क्या? हाँ। मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, आई एम स्टिल रिसर्चिंग ऑन दैट, बट आई हर्ड कि J1 वीजा इज अबाउट द कल्चरल एक्सचेंज एंड यू कम हियर, it's like extending what you are learning in India in US so that you get this cultural exchange sort of a format, but you have to come back in the sense after your things are over, you just have to come back, you cannot get a job in US, ऐसा कुछ तो है। तो J1 वीजा का सबसे बड़ा डाउन साइड यही है कि देयर इज अ प्रोसेस कि अगर आपका खत्म हो गया फिर देयर इज अ 1 ईयर होम 2 इयर्स होम कंट्री रिक्वायरमेंट, कि खत्म होने के बाद आपको वापस अपनी कंट्री जाना है 2 साल, एंड देन यू हैव टू रीअप्लाई टू कम बैक। अगर आपको वो नहीं करना है तो देन यू हैव टू अप्लाई फॉर अ वेवर, एंड दैट्स अ होल डिफरेंट, पूरा वो प्रोसेस अपने आप में ही बहुत बड़ा है और लंबा है। राइट राइट, ऑलराइट, cool. So you came on F1 visa, so you gave the interviews and all, you came to US, and हाँ then जी, how long was your course? 6 years। 6 years. And once the course finishes, that's when your F1 visa expires, is it?
Yes, so once the course finishes, which is, so I came in January, the course ended May 5th, 2022. So your eligibility of F1 visas until that time. And then most of the course that are eligible for something जो इसको बोलते हैं OPT, ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग. तो अगर आपका कोर्स OPT एलिजिबल है तो आपको यूनिवर्सिटी ही 1 साल का OPT असाइन करता है, जिसका मतलब आपका कोर्स खत्म हो गया, उसके बाद आपके पास 1 साल का टाइम पीरियड होता है यूएस में रह के प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जैसा नेम सजेस्ट करता है, लेने के लिए, तो काम करने के लिए. तो वो 1 साल जो आपके पास है वो ऐसा नहीं कि वो आप खत्म होने के बाद ही यूज़ कर सकते हो, आप उसको अपने कोर्स के दरमियान भी यूज़ कर सकते हो. पर अगर आप अपने कोर्स के दरमियान यूज़ करते हो, जैसे अपने 6 साल ग्रेजुएशन के पहले यूज़ किया, तो आपको पूरे 1 साल में से फिर 6 साल बाद में मिलेगा. ओवरऑल 1 साल आपके पास है, वो आप कैसे यूज़ करते हो, आधा आधा करते हो, कैसे भी करते हो, यू हैव 1 year. Oh, okay. So I have two questions right now, and I Yes. might forget both of them, honestly. So the first question is, you said that if your course is OPT eligible, what does it mean? Are there courses which are not OPT eligible? वो आपका क्वेश्चन बड़ा लेजिट है. आई बेस्ड ऑन माई अंडरस्टैंडिंग, दिस इज, ये लैंग्वेज है जो बोलते हैं कि योर कोर्स हैज़ टू बी समथिंग दैट इज एलिजिबल फॉर एन OPT. अभी मेरे अंडरस्टैंडिंग से मोस्ट ऑफ द कोर्सेज आर, बट अगेन this is something where when you are going through a consultancy or applying through your own, do your own research, whether talk to the university, भाई मेरे को OPT मिलेगा कि नहीं, राइट, मैं F1 वीजा पे आ रहा हूँ, तो पूछ लेना चाहिए. अच्छा. The other question was, what I wanted to ask was क्या था कि आपने बोला कि यार OPT कभी भी यूज कर सकते हैं, यानी 1 साल का आपको प्रोविजन मिला हुआ है. हाँ. तो विद इन दोज 6 years ऑफ योर कोर्स पीरियड, you can use 6 months of that OPT while the course is going on. But if you do that, you will have only 6 months left, which you can use after. So tell me one thing. If you are, what I had a notion about F1 was, for the first year you cannot work. Correct? Is that correct? First year you cannot work. हाँ जी. Usually. Now, from second year when you are working, let's say you opt to work. Okay. So let's say you opt to work in the library. Of your college. Does that get counted as OPT? नहीं. So OPT का कहीं रिक्वायरमेंट्स होते हैं, और अगेन ये मेरा एक्सपीरियंस है, दिस इज पूरा, मतलब आई एम नॉट श्योर इफ दीज आर ऑल द रिक्वायरमेंट्स, बट जितना मैं जानता हूँ, वॉट एवर द वर्क दैट जो आप करते हो, इट हैज़ टू बी डायरेक्टली रिलेटेड टू योर प्रोग्राम ऑफ स्टडी. ओके. राइट. अगर जैसे कि मैं फार्मेसी कोर्स कर रहा हूँ, तो मेरा जो काम होना चाहिए वो फार्मेसी रिलेटेड होना चाहिए. ओके. आप जो एग्जांपल ले रहे हो लाइब्रेरी में काम करने का, वो इफ इट इज ऑन कैंपस, देन एनी इंटरनेशनल स्टूडेंट इज अलाउड टू वर्क 20 hours पर वीक ऑन कैंपस. सो वो लाइब्रेरी में काम करना है, या फिर टेक सेंटर में काम करना है, आप इंटरनेशनल ऑफिस में काम करते हो, आप यूनिवर्सिटी को एम्बेसडर हो, हेल्प करते हो, और वो सब पेड काम जो आप कर सकते हो यूनिवर्सिटी में, एज लॉन्ग एज इट्स विद इन 20 hours a week, you can work and get paid for it. That doesn't use your OPT at all. Okay. So let's say you go off campus and you opt for something which is related to your study. Exactly. And that is counted for OPT. Exactly. Okay, let me throw a question then. Agar in campus you find a job which is in the field of what you study, will that be counted as OPT? हाँ. फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझ लो आपके, मैं फार्मेसी में काम कर रहा हूँ, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी में, और मेरी स्कूल में मुझे कहती है कि आप एज ए इंस्ट्रक्टर फार्मेसी लैब पढ़ाओ. करेक्ट. राइट. तो उसके लिए फिर मुझे स्पॉन्सरशिप करना होगा और मेरे को OPT यूज करना होगा. अच्छा, अगर मैं नहीं करना चाहता OPT यूज, तो देयर इज नो चॉइस, करना ही पड़ेगा. Because I can also see this as working in a library as a librarian, right? So again, depends on के जॉब कैसा है. अगर फॉर एग्जांपल जब मैं फार्मेसी स्कूल में था, तो मैंने एज ए ट्यूटर काम किया है. So you can work as a tutor. मैं फार्माकोलॉजी पढ़ाता था, मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ाता था, तो वो सब comes under as a on campus employment. And
यू आर नॉट, आप अपना ओपीटी यूज नहीं कर रहे हो उसके लिए, एवरीथिंग फिट्स विद इन 20 आवर्स। और मैं वो 20 आवर्स में 6 घंटे एज अ ट्यूटर काम करता था, 12 घंटे टेक सेंटर में काम करता था, ऐसे करके मैंने अपने 20 आवर्स किए थे, और 2 घंटे में एज अ हेल्प डेस्क काम करता था। आई यूज्ड टू, सो यू कैन डू मल्टीपल जॉब्स, बट एज अ फैक्ट if it is a job that entails you to work full time, right, if it is within your program of study, even if it is part time, directly related to the program of study, you are getting paid accordingly, then yes, you'll have to use your OPT. Okay. Very interesting. All right. So cool. So at the end, when you have graduated, right? The day of graduation is when your F1 visa ends. Correct? हाँ जी, हाँ. And then your OPT starts exactly on the same day. Is that correct? Is that a correct assumption? No. तो No. वहाँ पे भी बहुत कॉम्प्लिकेशंस और कंसिडरेशंस होते हैं, राइट? सो यू कैन, आप अपना ओपीटी सबमिट कर सकते हो, ओपीटी के लिए सबमिट कर सकते हो यूएससीएस को 90 days before the end of your course. Okay. Or 60 days after your end of the program. So suppose मेरा प्रोग्राम खत्म हो रहा है मई 1 को, तो मैं जुलाई 1 तक, उसके पहले मेरे को अप्लाई करना होगा, या मुझे फरवरी मार्च में करना होगा। तो आई हैव 90 days बिफोर और 60 days बाद, ये मेरा टाइम फ्रेम है जिसके लिए मैं सब एप्लीकेशन दे सकता हूँ ओपीटी। नाउ अभी उसमें कैसा होता है कि आपको पहले यूनिवर्सिटी से अलग से I-20 लेना होगा, विच इज जिसको कहते हैं पोस्ट कंप्लीशन I-20। तो उसका मतलब ये कि अभी आपका ख़त्म हो गया है कोर्स, और आप अपना कोर्स का ओपीटी एज अ पोस्ट कंप्लीशन यूज़ कर रहे हो। बिकॉज ऐसा, जैसे आपको मैंने बोला, यू कैन ऑल्सो यूज इट एज प्री कंप्लीशन, जो होता है कि बिफोर कंप्लीटिंग द कोर्स आप अपना ओपीटी यूज़ कर रहे हो। सो इन दिस केस आप अपना ओपीटी एट द एंड ऑफ द कोर्स यूज़ कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं पोस्ट कंप्लीशन ओपीटी। तो आप अपने यूनिवर्सिटी को कहते हो कि भाई मेरा I-20 मेरे का एंड ऑफ प्रोग्राम आ रहा है, मेरा ग्रेजुएशन है, मेरे को ओपीटी के लिए अप्लाई करना है। तो आपको स्कूल पूछेगा ओके कि आपको कौन सा डेट पे अपना एम्प्लॉयमेंट ओपीटी का चालू करना है। तो जैसे मैं ऐसा बोलता हूँ मेरा मई 1 से एंड है, मेरे को जून 1 से मेरा ओपीटी चालू करना है, तो वो आपका यूनिवर्सिटी आपका I-20 में लिखेगा कि जून 1 इज आपका स्टार्ट डेट। अच्छा, लेकिन तब तक अगर जून 1 आपने स्टार्ट डेट बोल दिया, हाँ, उसके पहले कि आपके हाथ में जॉब ऑफर चाहिए या हाउ डज इट वर्क? तो ओपीटी के लिए आपको जॉब ऑफर नहीं चाहिए, आपको ओपीटी होता ही है, 1 साल आपको मिलता है, राइट? अगर आपके पास जॉब ऑफर है, फॉर एग्जांपल मेरे पास जॉब ऑफर था और मेरा जॉब जुलाई 1 को चालू कर रहा था, तो मैंने यूनिवर्सिटी को बोला कि भाई मेरे को जुलाई 1 से चालू करना है। अगर आपके पास जॉब ऑफर है तो आपके पास बेनिफिट ये है कि आप, वर्स्ट की सिनेरियो ऐसा हो जाएगा, आपका जॉब चालू हो रहा है जुलाई 1 को और आप बोल रहे हो कि भाई मेरा जून 1 से चालू करो, तो आपका एक पूरा महीना वेस्ट हो गया, वो 12 महीना में से। तो इसलिए अगर आपके पास जॉब पहले है तो आप उस हिसाब से यूनिवर्सिटी को बोल सकते हो कि भाई मेरे को ये डेट में चाहिए, तो आपको एक पूरा साल मिलेगा। और ये भी ऐसा नहीं कि कोई भी डेट आप दे सकते हो, आप 2 महीने बाद का वो लेटेस्ट टू लेटेस्ट डेट है। अगर मई 1 को मेरा कोर्स खत्म हो रहा है तो जुलाई 1 इज द लेटेस्ट डेट वेयर आई कैन टेल देम कि मेरे को जुलाई 1, उससे बाद का नहीं दे सकते। अगर समझो मेरे पास ऑफर नहीं है, सो द ऑप्टिमल थिंग टू फॉर मी टू डू इज कि मैं जुलाई 1 का ही बोलूं ना यूनिवर्सिटी को, भैया जुलाई 1 का। एग्जैक्टली, तो आपके पास सबसे ज्यादा टाइम हो। करेक्ट, इंटरेस्टिंग। ओके, ऑलराइट। सो चलो, आपने बोला कि जुलाई 1 से मेरा ओपीटी का मेरे को अप्रूवल दो और आ गया, राइट? लेकिन आपके हाथ में भी जॉब नहीं, अभी आप जॉब ढूंढोगे। अच्छा, जब सो बेसिकली नाउ if you get a job, you are legally allowed to get paid for the work that you'll be doing, correct? Yes. With OPT. So with OPT now, what I'm understanding is your visa status is F1. हाँ जी. And because of OPT, you are able to work, and that is for 1 year for a non-STEM course and 2 years for a STEM course, correct? 1 year for a non-STEM course, and for a STEM course you get 1 year, and then you are eligible for 2 more years of STEM extension. So in total you'll get 3 years. Yes, in total you'll get 3 years. यानी फार्मेसी करना is quite risky then, no? डॉक्टर ऑफ फार्मेसी करना रिस्की है, because फार्मास्यूटिकल साइंस का बैचलर्स is considered STEM course.
अच्छा, यानी उसका नाम क्या होता है यहाँ पे यूएस में? वो बैचलर्स का बी फार्म बोलते हैं क्या अपने इंडिया में जैसे बी फार्म बोल? बैचलर्स इन फार्मास्यूटिकल साइंसेस, तो हाँ, वो स्टेम कोर्स है। मास्टर्स इन फार्मास्यूटिकल साइंस स्टेम कोर्स है। लेकिन डी डॉक्टर ऑफ फार्म। फार्मेसी स्टेम कोर्स नहीं है। एनी वाह, क्लिनिकल कोर्स यूएस में स्टेम कोर्स नहीं होती। इवन नर्सिंग इज नॉट अ स्टेम कोर्स। इवन मेडिसिन इज नॉट अ स्टेम कोर्स? नहीं, तो वो स्टेम में नहीं आता है। हे भगवान। राइट, ऑलराइट, दिस इज अ ग्रेट इनसाइट। ऑसम, आई डिडंट नो हाँ, तो दिस। इट्स वो तो इसके लिए भी बहुत मतलब यूनिवर्सिटीज बहुत स्मार्ट होते हैं। तो हमारी यूनिवर्सिटी को पता चला, तो यहाँ पे इसकी हम स्टेम नॉन स्टेम की बात कर रहे हैं, कि एडमिशन रेट कम हो गया स्टूडेंट्स का जैसे जैसे स्टूडेंट्स को पता चल रहा है कि भाई फार्म-डी स्टेम कोर्स नहीं है। करेक्ट। तो उन्होंने नया जुगाड़ निकाला। बोलो क्या किया पता है? 6 साल का कोर्स है, 4 साल के बाद आपको बैचलर्स डिग्री दे दिया, बोल के यू हैव कंप्लीटेड बैचलर्स इन फार्मास्यूटिकल लाइफ साइंसेस। 2 साल और करो, फार्म-डी मिल गया, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी मिल गया। अब वो जो बैचलर्स मिला वो 6 साल करते करते 4 साल में जो आपको बैचलर्स मिला वो स्टेम बैचलर्स है। तो वो स्टेम आप अपने 6 साल के बाद यूज कर सकते हो। अच्छा, वो यार लेकिन पल्ले नहीं पड़ रहे मेरे। सो वो जुगाड़ में भी आपका 4 साल के बाद उन्होंने आपको बैचलर्स दे दिया, हाँ, राइट? टेक्निकली स्पीकिंग उसके 2 महीने के अंदर ओपीटी फॉर दैट पर्टिकुलर कोर्स शुड स्टार्ट। नहीं नहीं, जो अभी इसमें कैसा होता है कि आपको 4 साल के बाद वो बैचलर्स मिल गया, राइट? आप देन आप कर रहे हो एक हायर डिग्री का कोर्स। अगर आप हायर डिग्री का कोर्स करते हो तो आपको फिर से ओपीटी मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अभी डॉक्टरेट मैंने कर दिया फार्मेसी में और मेरे को 1 साल का ओपीटी मिल गया, अभी मैं जाके बैचलर्स करूं या मास्टर्स करूं कोई दूसरे कोर्स में जो भले स्टेम एलिजिबल कोर्स हो, फिर मेरे को उसका स्टेम ओपीटी नहीं मिलेगा, बिकॉज मैंने अपना ओपीटी ऑलरेडी एक हायर डिग्री कोर्स के लिए यूज़ कर दिया। अगर आप बैचलर्स किया हो और उसके बाद आप मास्टर्स करते हो तो आपको मास्टर्स का फिर से ओपीटी मिलेगा। आपने मास्टर्स किया और आपने डॉक्टरेट किया तो आपको डॉक्टरेट का फिर से ओपीटी मिलेगा। तो इट्स ओनली आपको हायर डिग्री का ओपीटी मिल सकता है। एक बार हायर करिए, फिर लोअर का नहीं मिल सकता है। फिर जुगाड़ काम कैसा कर रहे हैं समझा नहीं आपने। तो बैचलर्स में तो आपको वो बोल रहे हैं कि 1 साल का ओपीटी मिल गया, राइट? आप बोल रहे हो कि जैसे आप हायर कोर्स कर रहे हो, पीछे वाला ओपीटी अभी एप्लीकेबल नहीं है, जो नया कोर्स किया उसका ओपीटी एप्लीकेबल रहेगा, राइट? हाँ, तो बेसिकली आपको अगर बैचलर्स इन फार्मेसी मिल भी गया, लेकिन अल्टीमेटली यू आर डूइंग योर डी फार्म, डॉक्टरेट। राइट, हाँ डॉक्टरेट। तो उसके बाद फार्म डी इज नॉन स्टेम ओपीटी, हाँ जी। राइट? उसका 1 साल ही है, हाँ, यानी ये करने के बाद 1 साल ही मिलेगा ना? पर अब हाउ वो लोग अभी ऐसा प्रोग्राम इंटेंड स्ट्रक्चर कर रहा है इसको, और दिस इज समथिंग दैट दे आर इम्प्लीमेंटिंग फ्रॉम दिस ईयर। ऐसा स्ट्रक्चर कर रहे हैं कि बैचलर्स जो आपको मिला है वो स्टेम मेजर का बैचलर है, ठीक है। और उसके बाद आपने डॉक्टरेट किया तो आपको 1 साल का ओपीटी मिलेगा। फिर आप वो जो आपको स्टेम का ओपीटी जो आपको डिग्री मिला है उसका एक्सटेंशन आप मांग सकते हो ये 1 साल ओपीटी के बाद। अच्छा, तो उसका तो क्या 4 साल मिलेगा? उसका 3 साल है, इसका 1 साल? नहीं, वो 1 साल तो सबको मिलता है, 2 साल एक्स्ट्रा मिलता है। P1 आप स्टेम मेजर करो तो आपको टेक्निकली 1 साल सबको मिलता है, फिर स्टेम हाँ। मेजर्स को 2 साल एक्स्ट्रा मिलता है। तो इस केस में क्या होगा, आपको 1 साल मिलेगा जो आपको मिलता था, और 2 साल जो एक्सटेंशन जो आपको नहीं मिलता था वो बिकॉज आपका स्टेम डिग्री है आपको मिल सकता है अभी। तो टेक्निकली वो बोल रहे हैं कि यार आपका स्टेम हो गया है, आप 2 साल एक्स्ट्रा करो, आपका स्टेम हो गया, आपको 3 साल मिल रहा है। दैट्स व्हाट इट इज। हाँ जी, हाँ जी। ओके, गॉट इट, ओके, ऑलराइट। सो ये यूएससीएस ने अप्रूव कर दिए, दे आर ओके विद दिस? हाँ जी, मतलब मुझे मेरे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने अभी मेरे को बोला कि ऐसा वो लोग कर रहा है, तो फार्म-डी को भी उनको चाहिए कि और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आए फार्म-डी करने के लिए, तो ये उन्होंने किया है प्रोग्राम। मेरा यही कहना था अगर मेरे टाइम कर लेते तो अच्छा रहता। अभी 2 साल के 2 साल के बाद उन्होंने सोचा कि ऐसा करते हैं। Right. Okay, let's get back to your story. All right. So in your case, of course, this was not there. So there was nothing called as a bachelor's, which is providing you an extra year 2 for years, yes. right. So you had only 1 year, Hmm. okay, which is generally the case for PharmD students, right? हाँ जी, और any non-STEM OPT वालों के लिए 1 साल हाँ। होता है, right? तो let's say जॉब मिला,
बंदे का, राइट? सो XYZ कंपनी में उसने जॉब करना शुरू किया. He is on F1 visa, but he is on OPT, and that's why he is able to work over there. So within 1 year, something should happen, else he will go back. क्योंकि लिए उसका OPT खत्म हो जाएगा, F1 वीजा कैंसिल हो जाएगा और उसको इंडिया वापस करना पड़ेगा. What should happen? Within that 1 year. Yeah, what should happen so that he can continue staying in US? Well, the best case scenario is कि आप 1 साल आपका let's say again मैं एग्जांपल देता हूँ कि मई में आपका कोर्स खत्म हुआ, let's say जुलाई में आपको जॉब मिल रहा है, आपको मिल गया जुलाई में. जुलाई से दिसंबर में आपने इतना अच्छा जॉब में काम किया कि आपको जॉब का एम्प्लॉयर बोलता है कि भाई मैं नेक्स्ट मार्च में आपको H1B लॉटरी में डालूंगा. Okay. सो आपका टेक्निकली ओपीडी खत्म हो रहा है जुलाई 1 से लेके ऑफ दैट ईयर टू जून 30 ऑफ द नेक्स्ट ईयर. तो बिफोर वो 1 साल खत्म होगा उसके पहले आपका एम्प्लॉयर आपको मार्च में लॉटरी में डालेगा और अगर आपको पिक हो गया तो आपको H1B वीज़ा मिलेगा. तो दैट इज़ द बेस्ट केस सिनेरियो जो हो सकता है. Okay. So here is where the catch is. If you are on non-STEM OPT, this has to happen in the first pick. Yeah. Because you have got only 1 year, right? Yes. जो STEM OPT में उसको और दो पिक्स, 2 चांसेस एक्स्ट्रा मिल रहा है फॉर H1B लॉटरी. हाँ, एग्जैक्टली. So if you are from non-STEM OPT, आपने थोड़ू काम करा है, जो भी जॉब में आप गए, तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन खुश है आप पे, तो उसने आपको बोला कि यार मैं आपको रखना चाहता हूँ, लेट्स अप्लाई फॉर H1B. उसने लॉटरी के लिए अप्लाई कर दिया, आपने एप्लीकेशन डाल दिया, लेकिन आपको उसी चांस में आपका पिकअप होना चाहिए. अगर नहीं हुआ देन देयर इज अ प्रॉब्लम. एग्जैक्टली. वो जो STEM OPT में है उसको 2 साल और मिल रहा है. सो बेसिकली 2 और चांसेस है उसके पास. एग्जैक्टली. वाओ, ऑसम. तो आपके पास बेसिकली अभी एक ही चांस है. मेरा केस थोड़ा अलग था. तो मैंने डॉक्टरेट खत्म किया, उसके बाद मेरे को पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप प्रोग्राम में ऑफर मिला. तो 2 साल का प्रोग्राम था. तो उसमें फर्स्ट ईयर मैंने ओपीटी यूज़ किया और सेकेंड ईयर जो मेरा एम्प्लॉयर था वो नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी था, तो उन्होंने मेरा H1B के लिए किया. अभी मैं और कॉम्प्लिकेट ये होगा. तो H1B में भी 2 टाइप के H1B होते हैं. एक H1B जो लॉटरी थ्रू जाता है और एक H1B जिसमें लॉटरी नहीं होता, जिसको बोलता है कैप एग्जेम्प्ट. तो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस जैसे नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी फॉल अंडर कैप एग्जेम्प्ट कैटेगरी. तो उसके लिए उनका कोई लॉटरी नहीं होता, वो लोग आपको अप्लाई करते हैं और मोस्टली सिंस इट्स अ एकेडमिक इंस्टीट्यूशन और जॉब अच्छा है तो आपको अप्रूव हो जाता है H1B और मिल जाता है. Okay. I'm going to ask some dumb questions now. हाँ. Okay. So let's say I'm somebody who is risk averse. ठीक है, मेरे को ज़्यादा लाइफ में रिस्क लेना नहीं है. ठीक है, मैंने बहुत पैसा खर्चा किया अपना कंसल्टेंसी वगैरह में, ये यूएस की पढ़ाई वगैरह में, तो मेरे को अभी यूएस में रहना है. लेट्स से which is generally I think the mindset of most of the students is right? So let's say I finish my graduation, I got my OPT. Can I apply into an academic institute rather than going into any non-academic institute and then work with that institute lifelong? And because they are cap exempt, I continue to have my H1B. Is that a possible route? 100% वो बिल्कुल पॉसिबल है. ऐसा बहुत लोग करते भी है. जैसे कि फॉर एग्जांपल Pharm-D के बाद वन ऑफ द राउट्स इज यू कैन डू अ रेसिडेंसी. मोस्ट ऑफ दिस रेसिडेंसी लाइक फेलोशिप आर थ्रू academic institutions, they are through non-profit hospitals. They also fall under cap exempt. तो आप 2 साल रेसिडेंसी करो हॉस्पिटल के साथ, वही फिर आपको कंटिन्यू करेगा H1B के लिए और वो कैप एग्जेम्प्ट ही रहेगा. एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर योर ग्रीन कार्ड इवन थ्रू दैट एम्प्लॉयर एंड देन यू नो वर्क continuously in this space of cap exempt employer. The only caveat there is, and that's why people prefer to go to a lottery, is because वहाँ पे पे आपको ज़्यादा रहता है. आप academic institution में जाते हो तो पे का significant difference आ जाता है उसमें. So that's why people prefer
to go and work with a employer in industry for example. पर अगर आपको ऐसा है कि नहीं मेरे को एकेडेमिया में ही रहना है, मेरे को either it's working as an academic in a university, doing your postdoc, doing a residency as a training, so then you can continue doing that with an H1B cap exempt employer. Interesting. So the way the system has been gamed is such that you are incentivized more in terms of staying in US if you are working with academia. I wouldn't say game because this is the salary across. Academia में salary कम रहता है industry से. So ऐसा नहीं कि internationals के लिए है, सबके लिए same scale रहता है. Sure. ऊपर से this is actually a funny thing because मेरे fellowship में ऐसा था कि मुझे मैं जब मेरा cap exempt H1B मेरे employer ने किया तो मुझे उनको पे दूसरे फेलो से ज़्यादा करना पड़ रहा था जो यहाँ के सिटीजन है, बिकॉज द लॉ यूएससीएस का ऐसा है कि अगर मेरे को उनको H1B कैप एग्जाम के लिए करना है तो मुझे मिनिमम सैलरी मिलना चाहिए विच अलाउज मी टू सस्टेन इन द सिटी ऑफ बॉस्टन. तो उनका एक कैप रहता है कि भाई इतना सैलरी इसको चाहिए बॉस्टन में सर्वाइव करने के लिए. तो वो जो सैलरी था वो फेलोशिप के स्टाइपेंड से थोड़ा ज़्यादा था. Nice. तो मेरे को उनको थोड़ा ज़्यादा देना पड़ा था कि भाई क्योंकि वो मेरे को स्पॉन्सर कर रहे हैं वीज़ा के लिए. इंटरेस्टिंग. अच्छा, अगर आप कैप एग्जेम्प्ट H1B में गए, आर यू अलाउड टू अच्छा, आई एम श्योर यू आर अलाउड टू अप्लाई टू दीज नॉन कैप एग्जेम्प्ट कंपनीज एज वेल, राइट? इन द सेंस आप एकेडमी में काम कर रहे हो, आप बोर हो गए यार, मेरे को भी शादी करनी है, व्हाटएवर, मेरे को भी ज्यादा पैसा चाहिए, मेरे को घर खरीदना, राइट? सो कैन यू मूव फ्रॉम देयर टू अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन व्हिच वेयर यू विल हैव टू पुट योर H1B अगेन फॉर लॉटरी? यस, आपने जैसा बोला एग्जैक्टली वैसा आप बिल्कुल कर सकते हो, बट अगर आप करते हो तो फिर वो जो H1B जो कैप एग्जाम्प्ट है वो इसमें ट्रांसफर नहीं हो सकता. तो इसलिए आपको फिर लॉटरी थ्रू ही जाना होगा to work for the non-cap exempt employees. यार लेकिन कॉम्प्लिकेशन है ना, आपका स्टेटस जो है वो H1B है, कैप exempt. The moment you resign, let's say other company is sponsoring your H1B, but the H1B is not approved, na? Exactly. So what happens? You have to go back to India and then wait for your H1B to be picked up in the lottery. So now we are coming to the area which is a bit gray, right? And I would start by saying that again, I'm not an immigration lawyer. Sure. This is not a legal advice. Absolutely. This is again coming from my experience and from what I've read. Joe, if you are going through this process, then you have to do your own thorough research, talk to your lawyers and do the best option for you. So the options that you have here from what I know is you can do a concurrent H1B where while working for a cap exempt H1B employee, you can also work for a non-cap exempt employee at the same time. So there is a provision which is called concurrent H1B. This is all I know about it. It is very complicated. And yeah, I myself would have to do more research into it because there are very precise conditions that has to be followed and things that has to be done for you to do it. But in other cases, for example, as you said, अगर आपका H1B खत्म हो रहा है at a date, and then if you apply for an H1B lottery, which usually happens in March, you get your results in April. If you get picked, then you can start working in October. So the best case scenario for you is कि अगर आपका H1B picked हो गया तो आपका cap exempt H1B का end date होना चाहिए end of September. तो आपका वो जॉब खत्म हुआ और October 1st से ये H1B एम्प्लॉयर के साथ जॉब चालू हुआ. That is the best case scenario for you. अगर उससे पहले खत्म हो गया और October 1st से ये चालू हो रहा है तो फिर उस पीरियड पे you might have to go back to India. अच्छा, कोई चापलूसी नहीं कर सकता क्या इसमें? इन द सेंस लेट्स से मैं
नॉर्थ ईस्टर्न के साथ काम कर रहा हूँ एंड आई एम ऑन कैप एग्जाम H1B. ऑलराइट, अच्छा. कैन आई गिव इंटरव्यू टू लेट्स से फाइजर, ओके, and let's say I get picked up by Pfizer, okay, and I say that, you know what, I would need H1B to work with you. Why don't you sponsor my H1B and apply for the lottery, right? तो जब तक लॉटरी का रिजल्ट आता नहीं है, I don't resign over here. Can I do that? हाँ, क्यों नहीं? तो कॉन्करेंट में क्यों करूं, मैं वो सोच रहा हूँ. तो वही मतलब ये concurrent, there are specific situations where you can do a concurrent if your employment requires you that you work with Them. yes, so then there is a provision where you can do it, but again I think it's something which is very rare that happens. The best scenario is something like you said, that you know. Yeah, so that is possible, right? That is perfectly legal. It's not a jugaad. No. Okay, perfect. All right, so that is actually a great way. I mean, somebody who is risk averse like मैं तो यही करूँगा, मैं आऊँगा. I will go to academia. And again, I wouldn't say yes or no. I think whether it's legal or not, it's not for us to decide. Neither for me to say. I think everyone's situation is different, but technically speaking, yes, it can be done. Fair enough. नहीं, I mean, I will check and confirm. Yeah. I will do a separate video on this. कि ये concurrent H1B and if you're on academia H1B and if you want to move to commercial H1B, what is the process? What is the right way? But if what you are saying is accurate, all right, and I understand right now that we do not know. Yes. That is the best guess. But if this best guess is correct, I would have done this. I would have just gone into academia, वहाँ पे time pass करते रहो and फिर आस-पास job ढूंढते रहो. What you did was quite risky then. Anyways, I'll come to your story. Yes. Right. All right. So what you did was after you completed your graduation, you went into this fellowship program, right? हाँ जी. With a large pharmaceutical company. Tell me more about this fellowship program. What is it? So it's a industry postdoc fellowship program. So again, it's through a university, but the university has tie-up with the multinational pharmaceutical company. तो आप काम करते हो वो मल्टीनेशनल कंपनी के साथ 90% ऑफ द टाइम, बट 10% ऑफ द टाइम सिंस आप डायरेक्टली एम्प्लॉयर हो यूनिवर्सिटी के, यू डू सम स्कॉलरली एक्टिविटी विद यूनिवर्सिटी, सच एज फॉर अस इट वाज टीचिंग once a week a pharmacy class at the university. So you do that for a year or semesters depending on the university's requirement. So that is 10 to 15% of your time is with the university, and 85 to 90% of the time usually is working at the company. So that is how the fellowship is structured, and it is usually 2 years. There's also 1 year fellowship. So for people who just have 1 year OPT, right, they just go to 1 year fellowship program. It is very rare for an international student to get a 2-year fellowship, because 2-year programs usually have it written in their brochure that we don't sponsor international, so there is no point in applying to them. But there are some that consider. Luckily, in my case, Northeastern considered I was one of the first internationals to get a fellowship. And then I hoped that it would open doors for other internationals. But then after doing my process, they were like, this is it, the first and the last. And they also had the bold letters written कि अब वो आगे से sponsor नहीं करेंगे. Okay, so you went into 2-year fellowship. हाँ जी. Right. So you never got a chance to use your OPT? No, मैंने 1 साल किया, मेरा पूरा 1 साल कंप्लीट किया, और फिर मैंने दूसरे साल किया H1 किया. वो स्टार्ट में H1 क्यों नहीं यूज किया? अभी well, फर्स्ट थिंग इज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यूनिवर्सिटी ने ऐसा बोला कि भाई अगर आपके पास OPT है तो यूज कर लो, राइट? मैं ये सोच रहा था फर्स्ट ईयर से, अगर if you would have gone to H1B, I'm just thinking, and this is what I do, you would have got better stipend, no? Yeah, true. है ना? इसलिए शायद उन्होंने नहीं, बिकॉज मेरे को तो तब पता नहीं था कि भाई, एंड आई डोंट नो इफ इट्स रिक्वायर्ड कि आपके पास है तो यूज करो OPT, वो सब मेरे को नहीं पता, पर उन्होंने बोला था कि नहीं यू यूज. और उसमें भी ऐसा होता है, अगर मेरे को पता है, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, H1B भी आप फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम, आई थिंक इधर 5 years और 6 years के लिए रह सकते हो. तो आई डोंट नो नाउ, इज इट एग्रीगेट H1B ऑफ कैप एग्जाम एंड कैप?
right? So that's why the other, I think, reasoning was ke, why use your H1B 6-year quota here? Use as less as you can, so that later on, once you get into H1B, you have more time to stay on H1B and then go to green card, because you only have 6 years of the total aggregate H1B time. Cool. All right. Okay, so now let's get into the spicy part of the podcast, right? Ajay. Everything was going nice with you. After your 12th, you went through consultancy. You came to US on F1 visa. Your Pharm-D went really well, and then after that, you were one of the few students, or first student, to get a 2-year fellowship, an international student getting 2-year fellowship with a giant pharmaceutical firm, right? And you were on in the final year, you were on H1B sponsored by Northeastern. Ajay. Correct? Everything was going well, right? And you were at the end were liked by that organization. So you were being pulled by a lot of departments in terms of interviews. I won't say pulled, but then there were a lot of job openings, and you were encouraged to apply to those job openings. In fact, you had a problem of choice. Right? So what went wrong, and why it became a really spicy situation for you? What happened? Well, without going into a lot of details regarding the organization में क्या हुआ, तो overall thing that sort of messed up the situation in a way कि क्या हुआ कि अभी, and this is also something that in hindsight you could foresee this happening, right? But then when you're in it, you don't actually understand until you get into this. Right. So अभी second year मेरा H1B का मतलब second year of my fellowship H1B पे है, जो खत्म होगा with the end of the fellowship. तो मेरे पास एक ही choice है, और वो ये है कि अगर मुझे, now it's an industry, I'm working with a multinational, so मुझे उनके साथ अगर काम करना है तो मुझे लॉटरी के लिए जाना पड़ेगा. तो मुझे अपने कंपनी में से ऐसा जॉब ढूंढना पड़ेगा जो मेरे को लॉटरी के लिए स्पॉन्सर करे. चलो वो मेरे को मिल गया, राइट, विच आई थॉट वाज द हार्डेस्ट पार्ट, वो हो गया. अभी प्रॉब्लम आता है कि वो लोग मुझे स्पॉन्सर करेंगे मार्च में, जब होगा H1B का टाइम पे. उसका मुझे अप्रूवल मिलेगा कि मैं सिलेक्ट हुआ कि नहीं लॉटरी में अप्रैल में, पर मैं जॉब नहीं स्टार्ट कर सकता अंटिल अक्टूबर. सो मुझे कोई ऐसा एम्प्लॉयर चाहिए जो अक्टूबर तक ठहर सके कि भाई हम तेरे लिए जॉब पकड़ के रखेंगे, विच बिकम्स द कॉम्प्लिकेटेड पार्ट. क्या आपको कोई ऐसा एम्प्लॉयर मिले कि जो बोलेंगे भाई हम तेरा मार्च में डाल देंगे और जॉब के लिए तेरा लॉटरी में, और तो अक्टूबर तक तुझे अगर मिल गया लॉटरी में सिलेक्टेड, तो हम राह देखेंगे अक्टूबर में तू जॉब चालू कर. Okay, question on this application. So मार्च में आपका बेसिकली फेलोशिप खत्म हो रहा है? मेरा जुलाई 1 में खत्म हो रहा है. अच्छा चलो जुलाई में खत्म. ठीक है, समझो आपको मार्च में जॉब मिल जाता. हाँ, मार्च में आप, ठीक है, और उन्होंने मार्च में बेसिकली आपका H1B के लिए डाल दिया एप्लीकेशन, and they are ready to hold your application till October, because that's when the lottery results are going to come. Exactly, हाँ जी. Right? But your fellowship ends in July. हाँ. So the moment your fellowship ends, your H1B, cap exempt H1B also ends with that? My fellowship ends, it's the other way around. My fellowship ends when the cap exempt H1B ends. So if the cap exempt H1B ends on June 30th of this year, then my fellowship ends at that point in time. Right. So let's say even if you had an employer which said ki I'm applying for the lottery, H1B lottery, I'm ready to wait till October till the lottery results come, I will keep your offer. All right. Even if that is going, how do you explain that you are staying in US with an expired visa between end of July and the results which are coming in October? You cannot. I think from what I understand, you have to go back.
You go back to So India. you go back and then pray that your lottery has been picked up. You already know that because you apply in March and April को ही आपको पता चल Oh जाएगा कि yeah, आपका yeah, लॉटरी में yeah. सिलेक्ट हुआ है कि नहीं. समझ गया. So हाँ, just for those few months you go back so exactly. that your H1B starts getting applied from October and then you go. Exactly. Ah, interesting. Okay, Rohan. So tell me, why did you choose this day one CPT path? What was the exact logic behind it? Yes. So before I go into why, let me start by sharing what is day one CPT, right? So now CPT itself stands for Curricular Practical Training, which basically means you have a training period or a period that you can work, which is included as part of your curriculum. So usually CPT is something that you'll get within your curriculum. So once you are done a year of studying, you can get this for the second year of the program of your study to do a CPT. Now there are some programs in the US which allows you to start working from day one of pursuing those programs, which are called as day one CPT programs, as the name suggests. तो ये प्रोग्राम मतलब ऐसे मास्टर्स कोर्स डिज़ाइन किए गए हैं कि वहाँ पे आप फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स कि आप काम भी कर सकते हो और ये प्रोग्राम में पार्ट भी ले सकते हो, जिससे आपको एसेंशियल स्किल्स मिलेंगे विच यू कैन देन अप्लाई बैक टू योर वर्क. सो दिस गिव्स यू दैट ड्यूरेशन कि अगर आपका प्रीवियस जो वीज़ा आपने अप्लाई किया है अगर वो नहीं मिला है, फॉर एग्जाम्पल H1 नहीं मिला है, तो आपको अगर दूसरे 2 साल लॉटरी में जाने के लिए अगर कुछ चाहिए तो दिस गिव्स यू दैट backup for additional year or 2 years of your master's course where you can study and simultaneously work and gain those skills and have an option to then again go back to H1B because you have those 2 years period to go back to the lottery again. So that is day one CPT, right? So in my case, why did I go for a CPT course? Is because I had done, as we talked before, I did my Pharm-D, graduated, then I did my postdoc. So over this period, I realized that with Pharm-D, I got my clinical skills, understanding of pharmacy practice. Going in postdoc, I understood how industry functions, right? And what are the skills necessary in industry. And that's where I realized there is a gap. And the gap is that while working in industry during my postdoc, I realized there's a lot of project work that we do, and I really need project management skills, which I had not gained in my pharmacy school or working in postdoc. So that's why I went into a master's course to do masters in project management, so I can get those project management skills. And again, it's a day one program, so it also has an experiential component, so I can start working from day one. And so what I'm learning in the course, then I can apply it at my employ where I'm employed, and I'm learning things and I'm applying it simultaneously. So that's the benefit of this. That's why it's called the day one CPT courses. That's why I am doing this course. Got it. No, quite interesting. I think philosophically it sounds really nice because it has got dual. It allows you to do two things, according to me now, based on what you've explained. The first thing is that it allows you to learn the skills which are relevant from doing job perspective, because what you learn in academia might not reflect exactly what you do in the job. And so when you're doing the job, you figure out that, all right, there are certain skills which I don't have. Maybe I can acquire or learn about those skills by applying to a master's course, which CPT allows. And the side benefit of doing day one CPT is also that you can you get to extend your F1 visa. Yes. You can live so long in US so long as your day one CPT is continuing. So Correct. it allows you to extend your stay. At the same time, you're also acquiring skills which are necessary for enhancing your role in the job what you're doing. So it gives you a buffer period for getting your H1B picked up in the lottery while you are developing the skills which are relevant for the job, and you are legally staying in US. So it's a beautiful program. Exactly. Awesome. So which means that someone who is looking for shortcuts,
I might be one of that person. If let's say I'm listening to this podcast, I loosely might conclude कि यार क्यों करना है बाकी ये बैचलर्स कोर्स एंड ऑल, चुपचाप डे वन सीपीटी में अप्लाई कर लो, यू स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम डे वन एंड देन यू अप्लाई फॉर H1B एज वेल, है ना? वो फालतू का वो बैचलर्स वगैरह कोर्स करना ही क्यों है, राइट? सो हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू सच काइंड ऑफ opportunistic viewpoints? Yes, I feel अगर आप शाने हो तो USCIS डेट शाना है, और उन्होंने ऑलरेडी सोच लिया है कि कौन कौन से लूप होल्स है. तो वन ऑफ द बिगेस्ट डाउन साइड, अगर आप ये सोच के आते हो एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, एज अ रीजन फॉर कमिंग टू द US टू डू योर फर्स्ट कोर्स इज टू डू अ डे वन CPT कोर्स, तो आप बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे. बिकॉज USCIS फिर आपको पूछेगा कि यू विल गेट क्वेरीज, और यू माइट इवन नॉट गेट सिलेक्टेड to get that visa when you're going through a visa interview, because they'll look at it and they'll realize that ये ऐसी यूनिवर्सिटी है जो डे वन CPT यूनिवर्सिटी है. तो आप पढ़ाई करने के लिए जा रहे हो या काम करने के लिए जा रहे हो, यही सबसे पहला क्वेश्चन आएगा आपको. सो इट्स ऑलवेज बेटर कि अगर आप यहाँ पे आओ तो कम डू एन F1 कोर्स विच इज़ जस्ट F1, राइट? अगर वो ऐसा कोर्स है जिसमें CPT है तो गुड, आफ्टर ईयर ऑफ डूइंग कोर्स यू हैव योर CPT, do your OPT. There is no need of doing CPT because once you आप अगर एक बार आके डे वन CPT करते हो और उसमें फुल टाइम काम करते हो तो यू लूज योर OPT. बिकॉज वंस यू डू अ CPT, आप अगर पूरा CPT फुल टाइम करते हो तो आप अपना OPT यूज़ कर देते हो. इट डजंट टेक्निकली मेक सेंस. इससे अच्छा आप F1 कोर्स पे आओ, स्टैम F1 कोर्स है, उसके बाद आपको 1 साल OPT मिलेगा, उसके बाद 2 साल का स्टैम OPT मिलेगा. तो दैट इज़ वॉट मेक्स सेंस, not just in terms of regulations and policy, but also makes more sense to you to do that. Got it. Yeah. Interesting. Yeah. Makes sense. I think you summarized it well. अगर आप शाने हो तो USCIS डेट जाना है. हाँ. ये प्रोग्राम ऑनलाइन होती है या you have to go and go to the college every weekend or every day? How is it? Usually जैसे स्ट्रक्चर होते हैं सब आप देख सकते हो, होते कई यूनिवर्सिटीज़ है US में और सबका थोड़ा अलग अलग स्ट्रक्चर होता है. बट ओवरऑल एवरेज ऐसा होता है कि मेनली बिकॉज एक प्रोग्राम ऐसे ही केटर किए गए होते हैं वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए. तो जैसे एक वीक में आप 2 बार वीक में मिलते हो ऑनलाइन शाम को, और महीने में 1 बार आपको यूनिवर्सिटी में ऑन कैंपस जाना होता है पूरा सैटरडे या पूरा संडे पढ़ाई करने के लिए. तो महीने में 1 बार आप ऑन कैंपस जाते हो वीकेंड में, और बाकी हर वीक आपका 2 दिन का मंडे, वेंसडे या ट्यूसडे, थर्सडे क्लास रहता है शाम को, जो ऑनलाइन रहता है. Okay, interesting. So anyone who sees that कि F1 वीजा मेरा भी खत्म हो रहा है, OPT खत्म हो गया है, F1 वीजा खत्म हो रहा है, जॉब मिला नहीं है, समझ लो जॉब मिला नहीं है. For any such student, is CPT the only way to sustain in US? CPT एक वन ऑफ द वेज आप कह सकते हो, बिकॉज अगर अगेन वो स्टूडेंट ने अच्छा पब्लिकेशंस और वो सब काम किया है तो O1 में जा सकता है. अगर H1B के लिए उनको स्पॉन्सरशिप मिल गया, लॉटरी में लग गया, तो H1B करेगा वो OPT के टाइम पे. अगर ये दोनों में से कोई भी नहीं चल सकता है तो फिर उनको CPT करना ही पड़ेगा. या चौथा ऑप्शन ये है कि वाइल आप US में हो और F1 वीज़ा पे हो, आपका यहाँ किसी सिटीजन के साथ शादी हो गया और आपका ग्रीन कार्ड हो गया, तो फिर आप नहीं, true, yeah. Interesting. No, I had this extremely weird conversation while I was driving to the airport few months back. तो मेरा जो ड्राइवर था, so I had booked a Uber, तो बंदी थी एक, तो वो मेरे को मैं तभी ट्रैवल कर रहा था, तो she was having a conversation with me. And she figured out that I stay with my wife and kid over here,
और बाकी फैमिली अपना वहाँ पे है, ठीक है, इंडिया में। तो शी इज लाइक यार तुम्हारे पेरेंट्स वगैरह को यहाँ पे क्यों नहीं लाते? बोला, हाँ आएंगे उन लोग, टूरिस्ट वीजा में आएंगे, ऐसा वैसा ये वो। बोलते क्या पागल हो, क्यों टूरिस्ट वीजा में, यहाँ पे सिटीजन बनवा लेने का। और यार ऐसे इतना इजी नहीं है हमारे लिए, क्योंकि लिए पहले हमको ग्रीन कार्ड लेना पड़ेगा, फिर हमको सिटीजन बनना पड़ेगा, फिर उनको सिटीजन बनाना पड़ेगा। और इंडियंस और चाइनीज के लिए ऐसे ही बहुत टाइम लग जाता है। H1 अगर EB2 के राउट में हो तो 17-18 साल लग जाते हैं। लकीली आई एम ऑन EB1, शायद से थोड़ा सा होगा, बट स्टिल I don't see कि within 7 or 8 years anything is happening towards citizenship. Okay? मैं ऐसे बोला तो वो मेरे को ऐसे देख रही है, और उसने मेरे को ऐसे ऐसे जुगाड़ बताए, ऐसे ऐसे जुगाड़ बताए, मैं हैरान परेशान हो गया कि यार पब्लिक क्या क्या करती है टू बिकम अ सिटीजन इन US। एंड वन ऑफ द जुगाड़ वाज एग्जैक्टली दिस, कि किसी से शादी कर लो एंड देन यू बिकम अ सिटीजन ऑटोमेटिकली। And then it seems there is a parallel industry going on. There is a rate card कि आप इतने पैसे दो, शादी करो, चिल मारो, यानी घर पे इंस्पेक्शन भी होगा, दैट्स फाइन, आप साथ में रहो 2-3 साल के लिए, ठीक है। इट माइट बी कि आपका यू आर मैरिड टू समवन एल्स, ठीक है। सो लेट्स से यू आर फ्रॉम नेपाल, योर स्पाउस इज इन नेपाल, यू आर मैरिड, ठीक है। यहाँ पे आप बता रहे हो कि यार मैं सिंगल हूँ, उससे शादी कर लिया, 3 साल हो गए, 3 साल के बाद यू डिवोर्स कर लो, ठीक है, एंड देन यू ब्रिंग योर स्पाउस यहाँ पे आके, फिर दिखाओ कि मैंने यहाँ पे आके शादी की, और व्हाटएवर वहाँ पे आके शादी किया, लेकिन यू आर अमेरिकन सिटीजन, योर स्पाउस गेट्स मैरिड नाउ एंड देन शी बिकम्स अमेरिकन सिटीजन। ये सब जुगाड़ है यहाँ पे। मेरे इंटरेस्टिंगली मेरा भी एक ऊबर ड्राइवर के साथ यही कन्वर्सेशन हुआ था। उन्होंने मुझे इसका थोड़ा डूम्सडे सिचुएशन बताया कि उनका एक फ्रेंड था जिसने ये किया था, और जिसके साथ ये किया वो यहाँ से भाग के चली गई, आई थिंक समवेयर इन लैटिन अमेरिका। एंड उसके बाद उसने पैसा मांगना चालू किया कि मेरे को इसके लिए पैसा चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए। नाउ सिंस योर सिटीजनशिप इज टाइड टू हर, उसको वो सब पैसा उसको देना पड़ा। मतलब या जोल, बड़ा जोल, ये बड़े बड़े जोल है यहाँ पे। ये हर्ड ऑफ अ स्टोरी, कोई एक मेरा दोस्त बता रहा था कि one guy actually married a guy though he was straight, because the other guy was US citizen and उसके पास कुछ जुगाड़ बन नहीं रहा था, he had to leave US, so before that the only way out was just get married with this guy, show that they are gay couple and that's it. So ये कुछ भी करते रहते, but anyways this podcast is really about figuring out legitimate ways of yes, continuing, if you dream to live in US, how to do that, in case your F1 visa and OPT is kind of getting expired and you don't have a way forward. Okay, great. So right now, at what stage you are in your journey? So मैं अभी वो स्टेज में हूँ जहाँ पे अभी मैं स्टिल H1B पे हूँ, और मैं राह देख रहा हूँ, बिकॉज अगेन मुझे F1 वीज़ा में जाना पड़ेगा। तो मैंने H1B टू F1 का फाइलिंग कर दिया है, एंड आई एम वेटिंग टू गेट माई F1 स्टेटस अप्रूव। और जैसे ही वो अप्रूव होता है फिर मैं F1 स्टेटस पे जाके साथ में Day 1 CPT चालू कर सकता हूँ। तो आई एम इन द वेटिंग पीरियड। तो ये F1 में वापस जाने के लिए बेसिकली आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई करा, उनको बोला कि यार वो F1 में जाना है, तो तुम बोलो कि you are ready to accept me as a student, and you give that letter to USCIS and then wait for the F1 status, is it? Exactly, yes. तो आप पहले स्टेटस प्रोसेस ऐसा है कि आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो, you get accepted to an accredited यूनिवर्सिटी जो लीगल है Day 1 CPT के लिए, बिकॉज यहाँ पे बहुत ऐसी यूनिवर्सिटी भी है जो नहीं है। तो वो रिसर्च करके आप ऐसी यूनिवर्सिटी पिक करो। वो पिक करने के बाद आपको उनसे आपका I-20 मिलेगा। वो I-20 लेके आप USCIS के पास जाओ, फॉर्म फिल करो चेंज ऑफ स्टेटस का। मेरे केस में कि अभी मैं H1B पे हूँ, मुझे F1 पे जाना है, तो उसका फॉर्म होता है, वो फिल करो, अप्लाई करो उसके लिए। और वंस वो अप्रूव हो जाता है
फिर आप वो वापस लेके यूनिवर्सिटी को दे सकते हो कि भाई अभी मेरा हो गया अप्रूव, और फिर वो आपको अलाउ करेंगे कि भाई आप यहाँ पे F1 स्टेटस पे पढ़ाई करना चालू कर सकते हो। अच्छा, और ये कोई रूल है कि यार मैंने अभी अप्लाई करा तो कितने दिन में मेरे को अप्रूवल आना चाहिए वीजा स्टेटस का? ये टाइम लग सकता है फ्रॉम सेवरल वीक्स टू अप टू 8 months और 12 months। अरे बाप और ये अगर इसका आपको जल्दी करना है तो प्रीमियम प्रोसेसिंग फाइलिंग अवेलेबल है, जो रिसेंटली चेंज हुआ है फॉर्चुनेटली। रे। और अगर आप प्रीमियम प्रोसेसिंग करते हो तो आपको अप्रॉक्स $1,680 भरना पड़ेगा उसके लिए। और उसमें आपको ये रहता है कि आपको 8 महीने देर राह नहीं देखना पड़ेगा, 30 कैलेंडर डेज के अंदर आपको मिल जाएगा। और आई थिंक वो अभी रिसेंटली चेंज कर रहे हैं, वो 30 कैलेंडर डेज का 30 बिजनेस डेज कर रहे हैं, तो 30 बिजनेस डेज में आपको एक डिसीजन आ जाएगा। गॉट इट। सो यू अप्लाइड फॉर द प्रीमियम और यू वेंट फॉर द नंबर प्रीमियम। यू अप्लाइड एंड दैट्स व्हाई यू आर कॉन्फिडेंट कि इतने दिन में मेरे को आने होगा। हाँ। गॉट इट। So you have employed a lawyer for doing all these things, or you're doing on your own? आई वुड से कि लॉयर थ्रू ही करो, बिकॉज अपने आप करने में कॉम्प्लिकेशन ये रहता है कि अगर आपने अपने आप किया फिर देयर कुड बी चांसेस कि आपको यूएससीएस से कोई इंक्वायरी आई कि भाई आप क्यों ऐसा कर रहे हो, जो पॉसिबल है, राइट? कि आप क्यों ये यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, यूनिवर्सिटी तो आपके स्टेट में भी नहीं है, तो वाई ऐसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो। तो कोई ऐसा कोई अगर आपको इंक्वायरी आता है तो उस केस में अगर आपके पास लॉयर है तो आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स क्रिएट करने में हेल्प कर सकता है। सो आई वुड रेकमेंड कि भाई गो थ्रू अ लॉयर टू गो थ्रू दिस प्रोसेस। इट्स नॉट रॉकेट साइंस। ये जो फॉर्म्स और वो सब है वो आप अपने आप ही भर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं कि यू नीड लीगल असिस्टेंस। बट इन केस अगर कोई कॉम्प्लिकेशन बाद में आता है so it's better that you have someone who understand your journey, why you did it, so it helps. So you're going through a lawyer? Yes. Okay. How much does your lawyer charge? So lawyer ka charge depends. Usually I think from a couple of lawyers I have asked here, $1,500 रहता है for filing fee का charge. This is on top of the fee because you always you have to pay for the filing fee and the premium processing. This lawyer charge is now 1,500 on top of that. Awesome. So मोटा इसका कितना बोला प्रीमियम प्रोसेसिंग का आपने? 1,700 approx. 1,000, so approximately 3,200 तो इधर चला गया। उसके ऊपर से $360 फॉर DS-160। नहीं, DS-160 नहीं करना इधर, करना नहीं है। फाइलिंग जो होता है वो उसका फॉर्म का फी रहता है $300 या $400, प्रीमियम प्रोसेसिंग का $1,700, तो ये हो गया $2,000। और फिर अगर आपने लॉयर रखा तो उसका 1,500 गिन लो तो 3,500। और ये भी लॉयर का 1,500 फाइल करने का है। अगर आगे जाके आपको कोई इंक्वायरी आई और उसमें अगर लॉयर का असिस्टेंस चाहिए तो उसका रेट होता है $400 to $500 पर आवर। तो अगर सपोज कि वो जो इंक्वायरी आई वो इंक्वायरी को रिस्पॉन्स करने के लॉयर ने बोला भाई मेरे को 3 घंटे लगेगी, तो वो $1,500 एक्स्ट्रा, ये 1,500 वो कवर नहीं करते, ये 1,500 से फाइलिंग कवर करते। वेरी नाइस। सो $5,000 आप पकड़ लो, ये जाना है, ठीक है। हाँ। और कोर्स फीस कितना हो गया? अराउंड 27,000 के आसपास, राइट? हाँ, यूजुअली मास्टर्स कोर्स इतना होता है 27-30,000 से 30,000, ठीक है। और आप जाओगे एवरी मंथ वंस। हाँ। तो फ्लाइट का खर्चा और आपका रहने का खर्चा वो आपको ही देना है? हाँ। वेरी नाइस, वाओ, ऑलराइट। सो so 30,000, 35,000, and then every month you will spend almost around, if I'm not wrong, $700 के आसपास, मोटा 700, 7,000, 8,000, 9,000, ऑलराइट। 9,000 आपका एडिशनल जाना है, तो अराउंड 40,000 एवरी ईयर। 30,000 is 2 years, so 15,000 per year.
फॉर अ अच्छा, कोर्स। हाँ, राइट 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 राइट। मतलब 40 आपने बोला तो 20,000 गिन लो एक साल का। हाँ, सो पर ईयर यू विल बी स्पेंडिंग अराउंड $20,000। सो मोटा मोटा अगर हम एवरेज पकड़ ले कि एक बंदा कमाता है अराउंड $100,000, हु इज अ फ्रेशर, अच्छे कंपनी में जा रहे हैं, मोटा मोटा, आई एम श्योर MNCs would pay pharmaceutical much better than that, but I'm just saying मोटा मोटा on an average a student would expect around 100K, so around उसमें से 20,000 उसका जाएगा, but still it's worth, fair enough। पर उसमें अच्छा ये भी रहता है कि यूजुअली अगर आप अच्छी कंपनी में हो तो वो आपको ट्यूशन रिइम्बर्समेंट देते हैं, वो राइट, कवर करते हैं गुड काफी पोर्शन, गुड पोर्शन ऑफ योर मास्टर्स कोर्स। गॉट इट, ऑलराइट। सो अच्छा, फॉरगेट अबाउट योर केस, आपका तो जॉब हो गया है, राइट? सो आपको वो कुछ महीने निकालने के लिए यू नीड दिस डे वन सीपीटी, हाँ अदरवाइज यू एक्चुअली डिडंट नीड इट, हाँ राइट? कूल। उसके बाद भी लेकिन आपको शायद से लगेगा, अगर नहीं, अप्रैल में आपको मालूम पड़ेगा ना कि हाँ आपका जी पिकअप हुआ है क्या नहीं हुआ है। हाँ। तो दैट इज एग्जैक्टली व्हेन यू विल नो कि वेदर योर डे वन सीपीटी इज वर्थ द एंटायर मनी यू पेड और नॉट, राइट? तो यस एंड नो, बिकॉज अगर नहीं भी हुआ तो एज अ बैकअप काम करेगा फॉर नेक्स्ट ईयर, बिकॉज करेक्ट। मास्टर्स कोर्स 2 साल का है, राइट? तो मैं यही बोलता हूँ कि यहाँ पे आप ऐसी सिचुएशन ले लो, बिकॉज मेरी सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, राइट? तो अभी जो हमने जो जो 20 मिनट बात किया उसके पैरेलल में ये डिस्कशन करते हैं कि लेट्स से मैं एक स्टूडेंट हूँ जिसने 6 साल प्रोग्राम किया यहाँ पे, 1 साल का नॉन स्टेम ओपीटी मिला, अब मुझे कोई एम्प्लॉयर नहीं मिला यहाँ पे, राइट? तो वो 1 साल ओपीटी ख़त्म होने के बाद मुझे जाना है सीपीटी पे, तो वो प्रोसेस भी होता है। अगर आपको कोई नहीं मिला या तो आपको कोई एम्प्लॉयर मिल गया, उसने आपका H1B डाला पर वो H1B सिलेक्ट नहीं हुआ, तो भी आप नाउ आप ओपीटी F1 ओपीटी से सीपीटी जा रहे हो, विच जो फेयरली इजी प्रोसेस है बिकॉज आपका स्टेटस F1 ही है, राइट? तो इस केस में आपको वो सब फाइलिंग बाइलिंग कुछ नहीं करना होता है। आपको इस केस में यही करना है कि अगर आप एक यूनिवर्सिटी के साथ में ओपीटी पे जा रहे हो और आप दूसरा यूनिवर्सिटी को आपने ढूंढा है जो सीपीटी आपका करेगा, तो आप अपना सर्विस ट्रांसफ़र कहते हैं वो करते हो फ्रॉम योर करंट यूनिवर्सिटी टू दिस न्यू यूनिवर्सिटी। वंस यू गेट द एडमिशन फ्रॉम दिस न्यू यूनिवर्सिटी, तो आप सर्विस ट्रांसफ़र करते हो आउट फ्रॉम योर ओल्ड यूनिवर्सिटी एंड ट्रांसफ़र इन टू योर न्यू यूनिवर्सिटी, और उसके बाद वो नया यूनिवर्सिटी आपको I-20 देता है। उसमें आपको यहाँ पे USCIS से जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको नया I-20 मिल जाए फिर आप अपना कोर्स चालू कर सकते हैं। अगर आपको ये नई यूनिवर्सिटी में डे वन सीपीटी करना है तो आपको एक एम्प्लॉयर फाइंड करना पड़ेगा, उससे ऑफर लेटर लाना पड़ेगा और ये ऑफर लेटर दिखाना पड़ेगा, तो आपको डे वन सीपीटी भी मिल सकता है जिससे आप काम कर सकते हो साथ में। तो ये एक ऐसा जरिया है कि अगर आपका ओपीटी खत्म हो गया और आपको यूएस में रहना है 2 साल और या और पढ़ाई करने के लिए, तो फॉर द पर्पज ऑफ स्टडिंग मोर यू कैन डू दिस बाय गोइंग टू टेकिंग अनदर मास्टर्स कोर्स। Oh, so okay. So you need not have day one CPT, but just doing the master's course will get you the F1 visa for 2 years. Is that correct assumption? Yes, you can do any number of courses as long as you are on F1 visa. And if once you do a course, you get an F1 visa, and you are allowed to stay in the US for the duration of the course. You can do a bachelor's course, then you can do another master's course, you can do another master's course, and you can continue doing courses. Okay. So when you are doing a master's course in US, are you allowed to work from day one? Let's say it's not day one CPT, it's a normal master's course. Are you allowed to work from day one? No. So usually ऐसा होता है कि CPT goes into effect if it is part, if your course has CPT after a year of study, उसके बाद ही आपको CPT मिलता है। और CPT का भी ऐसा होता है कि आप पार्ट टाइम ही काम कर सकते हो। अगर आप CPT पे, आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल केस, अगर आप CPT यूज़ कर लेते हो फुल टाइम फॉर अ ईयर 12 महीने से ज़्यादा, तो आपका OPT चला जाता है। तो आप
आपको अगर OPTP चाहिए और CPTP चाहिए तो आपको CPT पे एज अ पार्ट टाइम इधर होता है 20 आवर्स पर वीक। अगर आप 20 आवर्स पर वीक काम करते हो CPT पे तो देन योर OPT इफेक्ट नहीं होता है। पर अगर आप 20 आवर्स पर वीक से ज़्यादा CPT पे काम कर रहे हो 12 महीने तक तो आपका OPT इफेक्ट हो, OPT नहीं मिलेगा फिर आपको। CPT का भी ये रहता है, इसलिए यूजुअली जो CPT कोर्सेज के साथ होता है वो ऐसा ही रहता है कि आपको 1 साल पढ़ाई करने के बाद CPT मिलेगा और वो CPT पार्ट टाइम होता है, तो आप 20 आवर्स पर वीक काम कर सकते हो फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम एंड देन वंस अ कोर्स इज फिनिश फिर आपको OPT मिलेगा। अगर वो कोर्स स्टेम कोर्स है तो फिर वो 1 साल OPT के बाद आपको 2 साल स्टेम OPT भी मिलेगा। Okay, interesting. So, I think we are fairly now at the end of today's podcast, where we have discussed about these nuances about how would you continue staying in US legitimately and working, even though your F1 visa and the OPT they are kind of getting expired. You don't have a job, right? So, before we end, Rohan, what is your advice to the students who are in India and who want to come to US? You have gone through this entire journey. You have seen some great moments. You had some challenging moments. You are going through now. Still, it's quite challenging for you, but you have navigated through the challenge more or less. So, what is your advice to the students who are aspiring to come to US from India? My first advice is talk to someone who has been in the US, who is senior to you, and get their advice. Yes, you have the consultancy, but I would try to find someone who has gone through the journey, right? Just like how I'm just one of the many who are here. So talk to them, listen to resources like this, do your research to find that the pathway that you are starting is just the pathway that will help you reach your end goal in a good amount of time, right? Because now going through this whole process you realize that how much time has passed by, right? And then this can continue going on and on and on. So it's do your own research, know which course you are doing. If is it a STEM course or a non-STEM course, start first there first, right? So look, there is a list of STEM courses that the USCIS has published. It says that which courses are STEM, which courses are non-STEM. Look at that list and then see, okay, if it's a STEM course, then what is the job market like in that course? So I think it's all general level research that I would ask anyone to do. I would ask anyone to talk, have mentors. I would ask anyone to listen to podcasts like this, and just see which pathway makes the most sense. Because there are also other pathways that maybe are very shorter. You can come here, do a PhD, get some publications done, and then, for example, just apply for your own green card called NIW, National Interest Waiver, if you have significant level of publication. That's also a visa that you can apply. So there's so many options out there. If your option is to come to the US, first I would question that. Why US? Right now there are, with the complications that I see emerging in the US, I would first, now if someone tells me I want to come to US, I would be like, is there a need of why only the US? There are many other countries that you can go to where the immigration process is maybe much easier than what it is in the US currently with the current situation. So don't just follow the crowd, right? That's the first thing, because everyone is following what has been done, but now things are changing and it's getting more and more and more difficult and challenging. So see for yourself and make decisions based on what makes sense to you, your financials, your family, and your own persistence, and then make the decision that works best for you. Awesome, awesome. Thanks, Rohan. I think for me, this has been quite a informative podcast. मैंने बहुत कुछ सीखा जो मुझे नहीं पता था. Right? I didn't know that there are so many different ways of continuing to live in US while you are working. I had no clue about how this H1B non-exempt, what is that, cap exempt
non-cap exempt things work, and this day one CPT courses and things like that. So very, very informative for me. Forget about me. I think this podcast would be really, really helpful and useful for the students who are looking to move to US, or who have moved to US and then who are facing the challenges that you have described in this podcast. So with this, I would like to really thank you for spending time with the House of Royce. But with this, let me end today's talk. And I'm hoping to see you again, Rohan, with several interviews like this. Thank you so much, Subir. Always a pleasure to come and share this space with you. Thank you, Rohan. Thank you. Bye.